1970 के दशक में दुनिया भर से लोग ध्यान और शांति की खोज में भारत आने लगे और ओशो के अलावा अन्य कई गुरुओं के आश्रमों में जमा होने लगे, जिनमें महर्षि योगी रमण महर्षि, स्वामी सत्यसाई बाबा, बाबा नीम करोली, भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद, स्वामी मुक्तानंद, माता आनंदमयी मां आदि थे। उस समय भारत में संचार माध्यमों का अधिक विस्तार नहीं हुआ था। ऐसे में इतने लोगों का भारत आना एक असाधारण घटना थी। इसी कालखंड में ओशो अपने तीखे और सटीक प्रवचनों के माध्यम से समस्त मानव जाति को जागृत करने में लगे हुए थे। ऐसे में कई लोगों ने ओशो के सानिध्य में शरण ली। लगभग उसी समय ओशो सन्यासी स्वामी स्वतंत्र सर्जानो भी ओशो आश्रम पहुंचे। स्वामी स्वतंत्र मूलतः इटली के निवासी थे और फोटो जर्नलिस्ट का काम करते थे। उनका इटली का असली नाम था कार्लो सिल्वेस्ट्रो। आश्रम में रहते हुए उन्होंने ओशो के कई सुंदर और भव्य फोटो खींचे, जिन्हें हम आज तक निहारते हैं। इसके अलावा उन्होंने ओशो की कई किताबों का इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया। आश्रम में रहते हुए स्वामी स्वतंत्र अलौकिक आनंद और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। उन दिनों ओशो सरलता से अपने शिष्यों के साथ समय बिताया करते थे। ओशो के विषय में स्वामी स्वतंत्र का यह कहना था, मेरे गुरु से मिलते ही मैं समझ गया था कि मेरी तपस्या रंग लाई है। मेरी खोज ओशो के चरणों में आकर समाप्त हुई। स्वामी स्वतंत्र का ओशो आश्रम में समय बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ बीत रहा था। उन्हीं दिनों उन्हें अन्य ओशो सन्यासियों से ज्ञात हुआ कि ओशो के पूज्य माता पिता ओशो आश्रम में ही निवास करते हैं। एक बार सुबह के प्रवचन के दौरान उन्होंने ओशो के पिता को दूर से देखा था। वे अन्य ओशो सन्यासियों की तरह ही रहते थे। ओशो के पिता एक बहुत ही सरल और मृदुभाषी व्यक्ति थे। वे बहुत ही कम बोलते थे, जिसके कारण कई सन्यासियों को यह ज्ञात भी न था कि वे ओशो के पिता थे। प्रवचन के दौरान वे हमेशा पीछे की पंक्ति पर बैठा करते थे। शाम के वक्त हाथ में छड़ी लिए वे आश्रम के पार्क में चक्कर लगाया करते थे। सामना होने पर हल्के से मुस्कुरा देते थे। सभी सन्यासी उन्हें दत्ताजी के नाम से पुकारा करते थे। दिव्य आभा मंडल लिए वे शुद्ध प्रेम और करुणा के जीवित मूर्ति थे। आश्रम में रहते हुए एक दिन स्वामी सर्जानो के मन में एक प्रबल इच्छा ने जन्म लिया कि वे ओशो के पूज्य पिताजी के साथ एक इंटरव्यू करें, जिसे वह रिकॉर्ड में रखना चाहते थे। परंतु इसके लिए ओशो से अनुमति लेना आवश्यक था। एक दिन मौका पाकर उन्होंने ओशो से अपनी मन की बात कह दी। ओशो मुस्कुराए और बोले, मेरे अनुमति की क्या आवश्यकता है? तुम स्वतंत्र हो, जो चाहे करो, मगर याद रहे वे सिर्फ हिंदी और मराठी बोलते हैं। अनुवादक साथ लेते जाना। यह कहते हुए ओशो मुड़कर चल दिए। स्वामी सर्जानो अपने भाग्य पर परमात्मा को धन्यवाद दे रहे थे। वे लिखते हैं, ओशो के पिता के साथ साक्षात्कार मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। मैं इस बात को लेकर बड़ा रोमांचित था। ओशो से अनुमति मिलने के बाद स्वामी स्वतंत्र ने दद्दाजी को शाम के वक्त पार्क में चलते हुए ढूंढ ही लिया। हाथ जोड़ते हुए हृदय भरकर उन्होंने दद्दाजी से इंटरव्यू की विनती कर डाली। सरल हृदय दद्दाजी ने करुणावश हां भी कर दी। गुरु प्रेमियों, आगे सुनिए स्वामी स्वतंत्र सर्जानो और ओशो के परम पूज्य पिताजी के इंटरव्यू के कुछ अंश। इस इंटरव्यू में पिताजी
ओशो के बाल्यकाल पर बोलते हुए उन्हें चंद्रमोहन और युवा अवस्था में रजनीश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। पहला प्रश्न, दद्दाजी कृपा करके ओशो के बाल्यकाल के विषय में कुछ बताइए। चंद्रमोहन एक सरल बालक था, अन्य बालकों की तरह ही था, थोड़ा ज्यादा चंचल था, जिसके कारण पड़ोसी कभी कभार शिकायत करते थे। वैसे तो घर पर मोहन बड़ा ही शांत बच्चा था, शायद बाहर की चंचलता बाहर ही छोड़ा था। हाँ, अगर कोई उसके साथ तर्क करता तो वह मुंह तोड़ जवाब देता, भले ही वह गांव का कोई व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, मास्टर हो, बड़ा सरकारी अधिकारी हो। तर्क में मोहन से जीतना बड़ा मुश्किल था। अतः कई लोग शिकायतें भी करते थे। हारना किसे पसंद है। हमें बहुत आश्चर्य होता, क्योंकि घर पर मोहन बड़ा शांत और आज्ञाकारी लड़का था। पूरे जीवन में मैंने सिर्फ एक बार उस पर हाथ उठाया था, वह भी इसलिए कि वह देर रात घर लौटा था। हम जैन परंपरा के मानने वाले थे। घर का नियम था कि सूर्यास्त के पहले परिवारजन घर आ जाएं। उस रात चंद्रमोहन बड़ा देर से आया। घर में सभी चिंतित हो गए थे। पूछने पर बोलता था कि नदी किनारे जाकर लेट गया था और तारों को देखता था। मैं इस जवाब से संतुष्ट न था, अतः थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर बैठा। हाँ, उसके बाद फिर कभी मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। दूसरा प्रश्न, दद्दाजी, जैसा कि आपने बताया कि आप जैन परंपरा के मानने वाले थे, तो क्या ओशो भी जैन परंपरा का पालन करते थे? चंद्रमोहन अपने ही कार्यों में व्यस्त रहता था और हम अपने कार्यों में उलझे रहते। उसका किसी भी धर्म से कोई बैर न था, परंतु वह बढ़ चढ़कर भी कभी धार्मिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेता था। कभी कभार परिवार सहित मंदिर चले आता और वहां भी ज्यादा देर रुकता नहीं था। हाँ, जब वह हायर सेकेंडरी में आया तो उसने धर्म के नाम पर होने वाले दुष्प्रचार एवं कुरीतियों का खुलकर विरोध करना प्रारंभ किया, जिसमें जैन धर्म की कमियां भी थी। इससे काफी लोग खासा नाराज हो गए। कई लोगों ने हमसे नाता भी तोड़ लिया, पर चंद्रमोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसके अंदर एक विद्रोही को जागते देखा। प्रश्न 3, दद्दाजी, जब ओशो धर्म कुरीतियों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो क्या आप उनके विचारों से सहमत थे? उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। हमारा परिवार देशभक्तों का था। देश हित में और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बोलने पर मेरे भाई को जेल तक जाना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि हम खुले दिमाग के थे। हमारे परिवार में सबको बोलने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी थी। मोहन बड़ा समझदार और तेज बालक था, बड़ा ही बुद्धिमान था। सबसे बड़ी बात यह है कि वह बिल्कुल सुलझा और स्पष्ट बालक था। उसे मालूम था कि वह जीवन में क्या करना चाहता है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। प्रश्न 4, दद्दाजी, जब ओशो शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय पहुंचे, तो क्या वे आपके साथ जुड़े रहे? क्योंकि कई बच्चे उन दिनों अपने माता पिता से अक्सर दूर हो जाते हैं। नहीं नहीं, मोहन ऐसा नहीं था। विश्वविद्यालय पहुंचकर भी वह अक्सर छुट्टियों में मिलने आता था। यहां तक कि नौकरी करते वक्त भी वह हमेशा मुझसे, अपनी मां से और अपने भाइयों बहनों से जुड़ा रहता। हर त्योहार और विशेषकर गर्मी की छुट्टियों में तो वह आता ही था। घर पर सभी उसकी प्रतीक्षा करते, क्योंकि उसके आने से घर में एक उत्सव सा माहौल बन जाता। खेल, खुशी और ज्ञान बहता, खूब हंसी मजाक और आनंद सा वातावरण होता। घर तो घर, आस पड़ोस के लोग भी रजनीश के आने की प्रतीक्षा करते। उसके घर आने पर हमें भी बहुत अच्छा लगता था। प्रश्न 5,
दद्दा जी, आपको कब यह एहसास हुआ कि ओशो अलग हैं या विशेष हैं? जैसे मैंने कहा कि रजनीश एक बड़ा ही समझदार, बुद्धिमान और दिमाग का तेज था, विलक्षण था। तर्क में उससे कभी कोई जीता न था। मेरे कुछ मित्रगण आकर बधाइयां देते थे और बातें बताते थे। इस तरह हमें पता चलता था कि वह कुछ विशेष है। दर्शन शास्त्र में एमए करते हुए रजनीश 4 महीने के लिए घर आया था। तब शहर के कई संस्थाओं ने घर पर अपने प्रतिनिधियों को भेजकर उन्हें विचार विमर्श, तर्क, चर्चा में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया था। इसके अलावा कई विश्वविद्यालय भी उन्हें बुलाया करते थे। तब कुछ एहसास हुआ कि रजनीश कुछ विशेष है। यह असाधारण बात थी। मुझे कई लोग मिलते थे और बताते थे कि जब रजनीश भाषण देता था तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। कई बार तो लोग सम्मेलनों में सिर्फ उसे ही सुनने जाते, जिसके चलते उसका भाषण हमेशा अंत में रखा जाता था ताकि श्रोता धैर्य के साथ बैठे रहें। अन्यथा रजनीश को सुनने के बाद श्रोतागण घर चले जाते थे। रजनीश घर पर तो कुछ बताता न था। हाँ, एक बार मैंने उसे बोलते हुए सुना था। हॉल छोटा पड़ गया था। हॉल के बाहर दरी बिछाकर लोगों को बैठाना पड़ा, लाउड स्पीकर भी लगवाने पड़े थे। तब तक हम रजनीश के भविष्य को लेकर चिंतित थे, परंतु जब हमने देखा कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, चांसलर, मंत्रीगण और अन्य गणमान्य व्यक्तित्व रजनीश को सुनने आते हैं, तब यह चिंता गायब हो गई। तब रजनीश कुछ 25 वर्ष का था। वह बड़ा ही बेबाक था। एक बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री तक सुनने आए। रजनीश के भाषण के पश्चात वह स्टेज पर चढ़ गए और बोले, ऐसी सोच और बुद्धि के धनी व्यक्ति को तो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होना चाहिए। परंतु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि चूंकि इस वर्ष विश्वविद्यालय की सभी नियुक्तियां हो चुकी है, रजनीश की नियुक्ति के लिए हमें 1 वर्ष और रुकना पड़ेगा। यह सुनते ही लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बात का स्वागत किया। तभी रजनीश ने दूसरा माइक लेकर स्टेज पर खड़े मंत्री जी से कहा, शिक्षा मंत्री जी, अगर जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और आप सत्य में चाहते हैं कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाऊं, तो आप कल ही मेरी नियुक्ति कर सकते हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप चाहेंगे तो क्या न हो सकेगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मंत्री जी तो फंस गए। रजनीश को टालमटोल पसंद न था। वह बेबाकी से अपनी बात रखता था, बिना राग लपेट के। मंत्री जी तो फंस गए थे। पूरे हॉल में रजनीश जिंदाबाद, अमर रहे के नारे लगने लगे। अंततः मंत्री जी ने उन्हें रायपुर के संस्कृत विद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया। मुझे बाद में मालूम चला कि संस्कृत के विद्यार्थियों के अनुसार जिस प्रकार रजनीश ने संस्कृत के विषय पर लेक्चर दिया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनके संस्कृत के छात्र आज तक रजनीश को याद करते हैं। हाँ। प्रश्न 6। दद्दा जी, ओशो अपने प्रवचनों में कह चुके हैं कि उन्हें 21 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। क्या इस विषय में उन्होंने कभी आपसे किसी प्रकार की चर्चा की? नहीं, कभी नहीं, थोड़ा भी नहीं। कई वर्षों बाद हमें यह ज्ञात हुआ कि रजनीश ने इसका खुलासा बंबई के एक प्रवचन के दौरान किया था, परंतु हमने इस पर ज्यादा विचार भी नहीं किया। हमारे लिए तो रजनीश वही रहा। कुछ वर्षों पश्चात मैंने यह पाया कि सच में ही रजनीश का दायरा बड़ा हो गया था। अब वह मेरे बेटे से कहीं अधिक था। उसका आध्यात्मिक विस्तार हो गया था। बाहर से तो वह वही था, पर उसका आभा मंडल ऊर्जा
काफी बड़ा हो गया था। मैं महसूस कर सकता था। कई वर्षों बाद जब मैंने संन्यास लिया, तब इस बात की पुष्टि हुई कि सत्य में ही रजनीश विशेष था, असाधारण था। पर यह मेरा अनुभव है। प्रश्न 7। दद्दाजी, जब ओशो ने संन्यास देना प्रारंभ किया, तब क्या उन्होंने आपसे इस विषय पर चर्चा की? दरअसल रजनीश ने पहली बार संन्यास की दीक्षा मनाली के शिविर में प्रारंभ की। हमारे परिवार से कोई भी मनाली शिविर में उपस्थित नहीं था। हमें अन्य लोगों से इस विषय पर जानकारी मिली थी, परंतु हमें यह भी ज्ञात हुआ कि देश दुनिया से लोग उन्हें मिलने के लिए भारत पहुंच रहे थे। हमें बहुत आश्चर्य होता था जब लोग उनके सानिध्य की अभिलाषा लिए सब छोड़कर भारत आते थे। रजनीश ने तब तक कभी किसी से संन्यास लेने को कहा नहीं था, हमारे परिवार को भी नहीं। लोग अपने आप ही जमा होने लगे थे। उन दिनों मैंने उसका आध्यात्मिक विस्तार देखा। वह मौन था, परंतु उसकी ऊर्जा में एक विशेष आकर्षण था। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि घर वालों में मैं ही अकेला हूं जिसने सबसे आखिर में संन्यास ग्रहण किया। प्रश्न 8। दद्दाजी, अब आप ओशो को कैसे देखते हैं? आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है? अब रजनीश मेरा पुत्र नहीं है, मैं उसका पिता नहीं हूं। अब वे मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य। अब मैं स्वामी देवातीर्थ भारती हूं। ओशो मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे संन्यास की दीक्षा ली है। गुरु प्रेमियों, इसके साथ ही ओशो के पिताजी का साक्षात्कार खत्म हुआ। स्वामी स्वतंत्र सर्जानो लिखते हैं, ओशो के माता पिता को देखकर सरलता और सादगी जैसे शब्दों का असली अर्थ समझ आता है। ओशो जैसे महान गुरु, ज्ञानी, दार्शनिक और वेदता के माता पिता इतने सरल कैसे हो सकते हैं, यह कल्पना के परे है। स्वामी सर्जानो आगे लिखते हैं, दद्दाजी के साक्षात्कार के बाद मैं कई घंटे बस चुपचाप बैठा रहा। मन शांत हो गया था। एक दिव्य मौन फैल गया था। मन करता था बस इस मौन में समा जाऊं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।